स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और जैसा कि देख पा रहे होंगे थंबनेल पे, सिपाही भर्ती परीक्षा बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024, इसी को जो बिहार पुलिस कांस्टेबल है इसी को देखते हुए अब बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से जो है हम लोग को तैयारी करना है। तो आप लोग पहले रिवाइज कीजिएगा, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, मेडाइवल और प्राचीन को छोड़कर वर्ल्ड हिस्ट्री और विश्व इतिहास पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी, उसके बाद जो है इंडियन ज्योग्राफी, ये सभी जो है प्रमुख टॉपिक पढ़ना है। और जैसे हिंदी का जो है 9-10 का हिंदी पढ़ लेना है, ठीक है। तो सिलेबस के अनुसार जो है अब हम लोग को चलना है और इसी को देखते हुए हम लोग 20 सेट लाए हैं, ठीक है। 20 दिनों में 20 सेट लाए हैं, जिसमें पहला सेट हो चुका है और आज जो है सेट 2 चलेगा, ठीक है। और ये जो है नए पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। ये जो है इस बार जो नया सिलेबस के अनुसार जो क्वेश्चन बनेगा उसी पे आधारित है, ठीक है। तो 20 दिन में हम लोग 20 सेट लगाएंगे, जो कि एक सेट लगा चुके हैं, आज जो है दूसरा सेट चलेगा, ठीक है। तो आइए बिना देर किए हुए आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सेट में 50 नंबर आ रहा है तो हमें हताश होना है, ठीक है। 50 नंबर आ रहा है तो आप लोग मीडियम में चल रहे हैं, सभी के इक्वल में है, ठीक है। मतलब सब जितना चल रहा है उतना आप भी चल रहे हैं, और उससे अगर ज़्यादा लाते हैं तो मतलब जो है आपकी संभावना, रिजल्ट की संभावना बनती है। तो प्रयास कीजिए कि जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाएं और उसका डिस्कशन जो है मतलब जो है सेट लगाने के बाद उसका डिस्कशन ज़रूर देखें, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, प्रेरित धारा की दिशा निम्न में किसके द्वारा प्राप्त होती है। तो प्रेरित धारा की दिशा जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा जो है यह प्राप्त होती है, ठीक है। तो प्रेरित धारा की दिशा जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, और कुछ क्वेश्चन जो है आप लोग खुद निकालिएगा, क्योंकि जो है मैथ जैसे यहाँ पे हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो मैथ और जो भी क्वेश्चन रहेगा मतलब खुद से निकालने के लिए तो आप लोग खुद से एक पेज लीजिएगा, उस पर जो है आप खुद से निकालिएगा, ठीक है। तो एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से कितना विद्युत खर्च आएगा। तो 2 का आंसर जो है ए होगा, 5 रुपया होगा, ठीक है। ये जो है विद्युत खर्च कितना आएगा तो 5 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इसे निकालने के लिए जो है शक्ति गुने विद्युत उपकरण की संख्या गुने जो है समय गुने प्रति यूनिट बाय 1000 करना है, ठीक है। तो आ जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के दौरान अपने पथ से मुड़ जाती है, और दूसरे माध्यम से प्रकाश के मुड़ने का क्या कारण है। तो इसका चाल जो है भिन्न होगा, ठीक है। 3 का आंसर जो है वी होगा, इसका चाल जो है भिन्न होगा। और ये सब 10th लेवल का जो है, अगर आप 9th-10th बढ़िया से पढ़े होंगे तो ये सब क्वेश्चन में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो 10वां लेवल का, और आप लोग इस बार जो है 9-10 का ही सिलेबस रहेगा। एग्ज़ाम में जो है पूरा खुलासा किया गया है कि ये सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। और सेट भी जो है नवीनतम सिलेबस के आधारित पर यह सेट जारी किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, तो 3 का आंसर बी होगा, चाल भिन्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश इस रूप में किससे संबंधित होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को जो है ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर लगाना है, ठीक है। किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश इस रूप में किससे संबंधित है। तो 4 का आंसर जो है बी होगा, एक दूसरे पर लंबवत से संबंधित है, ठीक है। एक दूसरे पर लंबवत होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्न में कौन सा ग्राफ गुरुत्व के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से गिरने वाली किसी वस्तु का वेग समय परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर जो है ए होगा, ठीक है। ये जो है कौन सा ग्राफ गुरुत्व के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से गिरने वाली किसी वस्तु के वेग समय परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर ए होगा, ठीक है। ये चारों ऑप्शन में छांटना था कि कौन सा होगा जो है स्वतंत्र रूप से गिरने वाली किसी वस्तु का वेग परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो 5 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण किस प्रकार की गति करती है। तो अनुप्रस्थ तरंग में जो है माध्यम के प्रकार
किस प्रकार की गति करती है? तो इसका आंसर जो है लंबवत दिशा में संरक्षण की दिशा में कंपन करता है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण किस प्रकार गति करती है? तो लंबवत दिशा में संरक्षण की दिशा में कंपन करती है। 6 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, निम्न में किस स्थिति में कुंडली में कोई भी विभवांतर प्रेरित नहीं होगा? ठीक है, तो किस कुंडली में कोई भी विभवांतर प्रेरित नहीं होगा? तो 7 का जो है आंसर ए होगा। इसका जो है ये कुंडली और क्षण चुंबक दोनों की समान चाल से समान दिशा में गतिमान होने पर। ठीक है, तो 7 का आंसर जो है ए होगा। और इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है तीसरा, और जो है तीसरा जो है ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, वहाँ पे जो है देख कर लगाना है आंसर को। किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। तो इसका जो है 8 का आंसर सी होगा। ए और बी दोनों, मतलब 1 और 2 दोनों होगा आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। कोबाल्ट 60 के एक अणु में जिसमें किसके रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं? तो ये जो है 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज होगा। ठीक है, 9 का आंसर सी। ठीक है, कोबाल्ट 60 के अणु जिसमें या किसके रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं? तो 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज में। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, एक निश्चित तर्क के अनुसार 8 40 से संबंधित है। ठीक है, और समान तर्क के अनुसार 3 15 से संबंधित है। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए 52 निम्नलिखित में किससे संबंधित होगा? तो ये घुमाया है, बहुत इजी है। जैसे 8 40 से संबंधित है, तो 8 गुने 5 8 5 40 ये हो गया, और समान तर्क के अनुसार 3 गुने 15, तो ये हो गया जो है 3 5 15। ठीक है, 8 5 40 और 3 5 15। अब 52 जो है किससे संबंधित होगा? तो ऑप्शन में दिया हुआ है 263, 262 और 261 और 260। तो 52 गुने 5 कर देंगे, तो 50 5 250 और 5 दूनी 10, यानी 260 आंसर होगा। 10 का आंसर डी। ठीक है, सिर्फ घुमाया हुआ है, रीजनिंग बहुत ईजी है, और लगभग 2 से 4 क्वेश्चन रीजनिंग को देखने को मिलेगा। ठीक है, नया सिलेबस के अनुसार। और क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? ठीक है, तो ये जो है त्रिभुज बहुत मतलब खाली खाली सा है, तो इसे गिन लेना है। जैसे 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज, 6 त्रिभुज और 7 त्रिभुज। ये जो बड़ा वाला है ये त्रिभुज नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें कितने त्रिभुज होगा? तो 7 त्रिभुज होगा। ठीक है, ये खाली खाली है, इसलिए गिनने में आसानी होगा। तो ये कौन सा कितने त्रिभुज होगा इसमें? तो 7 त्रिभुज। ठीक है, 11 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो ये जो वाट के स्थान पर है, ये कौन सा जो है आएगा? ऑप्शन ए 22 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, और 32 और 28। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है बोल रहा है कि डैश स्थान पर क्या आएगी? तो जैसे आप लोग दिमाग लगाइए और हम बताएंगे। ये जो है बहुत इजी है, लेकिन किसी से नहीं बनता। बहुत सारा दिमाग इधर से जोड़कर इधर घटाकर लगाता है, लेकिन ये संभव नहीं होता है। तो देखिएगा, तो क्या बोल रहा है? 17 और 13। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है पहला कॉलम को देखना है। ठीक है, तो बोल रहा है 17 + 13। तो 17 + 13 कितना होता है? 30। ठीक है, और 16 + 14 कितना होगा? तो 16 + 14 भी 30 होगा। ठीक है, ऊपर नीचे जो इक्वल जोड़ना है, और दाएं बाएं भी जोड़ना है। ठीक है, तो 17 + 13 30 होगा, और 16 + 14 भी 30 होगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार कॉलम 2 को देखना है। 17 + 4 21 होगा, और 12 + 9 ये भी 21 होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार तीसरा कॉलम 32 + 17 29, 32 + 17 जो है 49 होगा। ठीक है, 32 + 17 49। अब जो है 29 प्लस यहाँ क्या देना है डैश में, जो 49 हो जाए। तो 29 + 20 जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, लेकिन वहाँ पे जो है माइंड को जो है घुमाने के लिए यह सब क्वेश्चन डाला जाता है। ठीक है, तो आप आराम से सोचिएगा और क्वेश्चन सही कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 और बोल रहा है डैश द ग्रेट लीडर इज नो मोर।
ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन सी, एलेस द ग्रेट लीडर इज नो मोर, ठीक है। 13 का आंसर जो है सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, फिर यही बोल रहा है गिवन इडियम, ठीक है। द सेलेक्ट द मोस्ट एफ्राइट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। तो द लायन शेयर, इसका अर्थ क्या होगा? द लायन शेयर, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है बहुत बड़ा हिस्सा, ठीक है। द लायन शेयर मतलब मुहावरा पूछ रहा है, इडियम का मतलब होता है मुहावरा। तो द लायन शेयर का अर्थ क्या होगा? तो बहुत बड़ा हिस्सा, द लार्जेस्ट पोर्शन, ठीक है। ऑप्शन डी होगा, 14 का आंसर डी होगा। मतलब द लायन शेयर का जो है मुहावरा पूछ रहा है, तो द लार्जेस्ट पोर्शन, ठीक है। इडियम मीन्स मुहावरा होता है, तो 14 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट एफ्राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द वाइंड मतलब जो है द विंड विलो सो डैश एट नाइट डेट मैनी सी ट्रीज फिल इन द पार्क, ठीक है। तो इसका जो है बोल रहा है पेड़ उखाड़ने का कारण हवा का बहना क्या होगा? तो इस या जो है प्रचंड फ्रैंकली होगा, ठीक है। 15 का सी, इसका जो है मतलब पेड़ उखाड़ने का कारण हवा का प्रचंड बहना होता है, ठीक है। तो फ्रैंकली का जो है प्रचंड होगा, फ्रैंकली एडवर्ब है और ये शब्द उपयुक्त है इसके लिए। तो ये जो है फ्रैंकली होगा। और इंटेंसली मीन्स तीव्रता से, और जेंटली मीन्स धीरे धीरे, और बोल्डली मीन्स निडरता पूर्वक, ठीक है। तो इसका आंसर जो है सी फ्रैंकली होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। ऐसा नहीं देखिएगा कि सेट हार्ड है तो इसमें बहुत कम नंबर आया तो सबका कम आएगा, ऐसा नहीं है कि जो है मतलब सबका मिनिमम जो है इसमें 50 से 60, ठीक है। 60 के अंदर रहना है और 50 मतलब जो है 50 से ऊपर, ठीक है। और बाकी जो 70 होता है, कोई कोई सेट में 70-80 रहेगा, उसमें जो है पढ़ने वाला स्टूडेंट सभी जो तैयारी कर रहे हैं वही लगाएंगे 70-80, ठीक है। ऐसे सब जो है 60 के बीच में रहेंगे, ऐसा नहीं सेट कोई कोई हार्ड आता है तो, ठीक है। तो इसी प्रकार देखते रहना है हम लोग को कि 50 नंबर आया तो हम जो है ऐसा नहीं सोचेंगे रिजल्ट नहीं होगा, रिजल्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 जो है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें जो है क्या बोल रहा है? तो 16 का आंसर जो है गैजेट, इसका जो है गैजेट इनकरेक्ट वर्ड है और इसका सही स्पेलिंग होगा गैजेट, ठीक है। गैजेट का होता है राजपत्र, ठीक है। तो इसमें जो है रॉन्ग जो वर्ड है गैजेट है, इसका जो है होगा गैजेट, जिसका अर्थ राजपत्र होगा। GAZZETTE, ये इनकरेक्ट वर्ड है, इसका सही स्पेलिंग होगा GAZETTE, ठीक है, गैजेट। बाकी ये सब तीनों सही है, ऑप्शन बी जो है गलत था और इसका सही आंसर GAZETTE होगा। इसका अर्थ होता है राजपत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, ही इज रीडिंग अ बुक चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। ही इज रीडिंग अ बुक चेंज इनटू पैसिव। तो एक्टिव पैसिव आप लोग पढ़े होंगे, तो ये बहुत इजी है एक्टिव से पैसिव करना और पैसिव से एक्टिव बनाना, ठीक है। तो जो है एक्टिव दिया हुआ है और हमें पैसिव में चेंज करना है। तो ही इज रीडिंग अ बुक, ठीक है। तो इसमें जो है सब्जेक्ट कौन सा टेंस से आ रहा है? सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब फोर, मतलब जो है प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से आ रहा है, ठीक है। तो इसे हम पैसिव में बदलना है। तो ही इज रीडिंग अ बुक, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस हुआ और इसे हम पैसिव में बदलेंगे। तो ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, उसके बाद इज लाएंगे, उसके बाद विंग लगाएंगे, उसके बाद वर्ब फोर की जगह वर्ब थ्री लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद वाई प्लस एजेंट कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 17 का आंसर बी, आ बुक इज विंग रीड बाय मी, ठीक है। आ बुक इज विंग रीड बाय मी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, सेलेक्ट द ऑप्शन डैट कैन बी यूज as one word substitute for the given group of words, ठीक है। तो मतलब इसमें बोल रहा है स्टोरी ऑफ इंडिविजुअल रिटेन बाय हिमसेल्फ, ठीक है। तो ये जो है ऑटोबायोग्राफी होगा, ठीक है, जो मतलब खुद से लिखा हुआ है। स्टोरी ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है आत्मकथा, ठीक है। और नोवेल मीन्स उपन्यास होता है, और हिस्ट्री मीन्स इतिहास, और बायोग्राफी मीन्स होता है दूसरे के द्वारा लिखी गई जीवनी। तो ये जो है ऑप्शन सही आंसर डी होगा, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटेन बाय हिमसेल्फ, ठीक है, खुद के द्वारा लिखा हुआ जो है ऑटोबायोग्राफी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा,
इंग्लिश में मतलब जो है सभी बच्चा को थोड़ा कंफ्यूज होता है, क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड में जो है इंग्लिश को जो है दर्जा मतलब नहीं मिला। 10th का कोई भी मार्क्स लाते हैं उसमें फेल भी हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जो है इंग्लिश में थोड़ा सा वीक होता है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। मतलब अगर इंग्लिश में हम सही नहीं कर पाते हैं तो हिंदी सही करना, ठीक है। हिंदी हम लोग का जो है लैंग्वेज भी है, तो हम लोग को हिंदी में सही करना है, ठीक है। सेलेक्ट द मस्ट एप्राइट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। तो इंटरफेयर का सिनोनिम क्या होगा, ठीक है। तो इंटरफेयर का ये तो याद करना पड़ेगा, इसमें जो है आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इंटरफेयर का सिनोनिम क्या होगा, तो 19 का डी जो है ऑब्स्ट्रक्ट होगा, ठीक है। मतलब इंटरफेयर मीन्स हस्तक्षेप करना है, इसका सिनोनिम होगा बाधा डालना, ठीक है। तो ये जो है ऑब्स्ट्रक्ट होगा, ठीक है। 19 का डी। 20 का आंसर 20 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 जो है हॉलो। हॉलो मीन्स होता है खोखला या कोटर। इसका एंटोनिम क्या होगा, तो सॉलिड। मतलब खोखला है तो इसका एंटोनिम ठोस होगा, तो सॉलिड होगा, ठीक है। और 20 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी का चयन कीजिए, ठीक है। अगर कोई त्रुटि नहीं रहेगा ये तीनों वाक्य में, तो हमें डी का चयन करना है। अगर कोई त्रुटि है तो चयन कीजिए जिसमें त्रुटि है, ठीक है। तो वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, ठीक है। तो वीर सैनिक क्या कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, तो इसमें त्रुटि है। ऑप्शन बी में जो है कि हम विद्रोही शत्रु में त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। इसका शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, वीर सैनिक कहते हैं कि हम शत्रु का नाश करेंगे, ठीक है, ना कि विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, ठीक है। तो वीर सैनिक कहते हैं कि हम शत्रु का नाश करेंगे, ये शुद्ध वाक्य हुआ। और ये जो अशुद्ध वाक्य है ऑप्शन बी कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। तो इसका आंसर ये जो अशुद्ध है इसमें कौन सा, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, या किसकी प्रसिद्ध उक्ति है। तो दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, तो ये जो है निराला। 22 का आंसर सी होगा। ये जो है किसकी उक्ति होगी, तो निराला का, ठीक है। इसको ध्यान रखना है निराला का। और निराला का जो निराला द्वारा लिखी गई उपन्यास है इसे भी ध्यान रखना है, जैसे अप्सरा, अलका, निरुपमा और कुल्ली भाट, काले कारनामे, ये सब जो है निराला द्वारा लिखी गई उपन्यास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, और निराला जो है एक मतलब छायावाद एक कवि है, ठीक है। तो छायावाद में आएंगे, छायावाद के 4 स्तंभ में कौन कौन, तो सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा और निराला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची शब्द आप लोग को याद रखना है, तो वायु का पर्यायवाची होगा इसमें अनिल, ठीक है। 23 का आंसर सी होगा अनिल। इसमें जैसे वायु का पर्यायवाची शब्द हवा हो गया, पवन हो गया, समीर, बात, मारुत, प्रभात, पवमान, वयार, समीरन और अनिल, ये सब जो है वायु का पर्यायवाची शब्द है। तैरने की इच्छा के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त शब्द है। तो तैरने की इच्छा के जो है तिरतासा होगा, तितियारसा होगा, ठीक है। 24 का आंसर ए, तितियारसा। और यही पीने की इच्छा अगर बोला जाए तो इसका जो है पिपासा होगा। और कुछ जानने की इच्छा तो जिज्ञासा होगा, ठीक है। इसे ध्यान रखना है, कुछ जानने की इच्छा जिज्ञासा और पीने की इच्छा पिपासा और जो है तैरने की इच्छा तितिर्सा, ठीक है। इनमें से चिरंतन का विलोम क्या होगा। तो चिरंतन का विलोम क्या होगा, तो विलोम शब्द जो है आप लोग जानते हैं, तो इसमें जो है चिरंतन का विलोम शब्द नश्वर होगा, ठीक है। 25 का आंसर सी। इनमें किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें जो है तिरस्कार जो है 26 का आंसर ए होगा, तिरस्कार, ठीक है। तिरस्कार आप लोग जो है लिख के देखिएगा तो पता चल जाएगा कि तिरस्कार सब 26 का आंसर ए होगा। बताइएगा विद्यापति किस भाषा से संबंधित कवि है। तो विद्यापति किस भाषा से संबंधित है, तो ये मैथिली भाषा से संबंधित है विद्यापति, ठीक है। तो 27 का आंसर ए होगा, ठीक है। विद्यापति को मैथिल कवि का कोकिल भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा जो दंड पाने योग हो
इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? तो ये जो है दंडनीय होगा, जो दंड पाने योग्य हो वो दंडनीय होगा। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, ये सही है। इस अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के लिए दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया, ये भी सही है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1935 को प्रारंभ किया गया, नहीं, ये जो है ऑप्शन 3 जो है ये नहीं होगा। 29 का आंसर जो है ये सी गलत होगा। ये जो है यह अधिनियम 1 अप्रैल यह अधिनियम जो है अगस्त 1935 में पारित किया गया था। ठीक है, यह अधिनियम अगस्त 1935 में, ना कि 1 अप्रैल, अगस्त 1935 में पारित किया गया था और इसे जो है पूर्णतः लागू 1 अप्रैल 1937 को किया गया था। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1937 को पूर्णतः लागू किया गया था और पारित जो है अगस्त 1935 में किया गया था। तो इसका आंसर जो है 1 और 2 ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 42वां संविधानिक संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये सभी जानते हैं 42वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? तो 1976 में, और 44वां 1978 में। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा गया है। ठीक है, इसे जो है लघु संविधान कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम क्या है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम जो है 15वां होगा। और ये जो है अभी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन होगा? तो प्रतिभा पाटिल, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम क्या है? तो 15वां, और व्यक्तिगत में जो है 14वां हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा संविधानेतर संस्था है? तो ये 32 का आंसर सी योजना आयोग जो है या संविधानेतर संस्था है। ठीक है, योजना आयोग का जो है गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक है, और ये जो है अभी योजना आयोग को बदलकर क्या किया गया है? तो नीति आयोग। नीति आयोग कब लागू हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, इसके जो है हेड पीएम होते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है, यानी अनुच्छेद 44 में क्या वर्णित है? तो ये जो है भारत के राज्य क्षेत्रों में नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। तो 33 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की समन्वयता से संबंधित आयाम क्या है? ठीक है, तो भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के समन्वयता से संबंधित आयाम क्या है? तो ये दाता निधि पर निर्भरता है। ठीक है, 34 का जो है आंसर बी होगा, दाता निधि पर निर्भरता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, SHG बैंक लिंकेज आंदोलन के महत्वपूर्ण लक्ष्य का नेतृत्व RBI के समर्थन कौन किया था? तो कौन किया था? तो नाबार्ड। ठीक है, RBI का समर्थन जो है कौन किया था? नाबार्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये जो है ऑप्शन ए 1979 में। ठीक है, ये जो है ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना प्रारंभ की गई थी इस वर्ष। भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन डी होगा, मैडम भीखाजी कामा। ठीक है, इसका जो आंसर 37 का आंसर डी होगा। भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में जो है स्टुटगार्ट, जो कि जर्मनी में समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारतीय झंडे को फहराया था। ठीक है, इसे ध्यान रखना, ऑप्शन डी होगा, नहीं तो एनी बेसेंट लगा देना है। ठीक है, बहुत सारा बच्चा एनी बेसेंट लगा देगा। तो भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीखाजी कामा। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? अब ये जो क्वेश्चन सबको सही करना है। अगर गुलाम वंश के संस्थापक सही नहीं कीजिएगा तो सोच लीजिए आपका जो है इस बार बेड़ा पार है। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन होगा? तो 38 का बी कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। और गुलाम वंश की स्थापना कब किया गया था? तो 1206 ईस्वी में। ठीक है, 1206 ईस्वी में जो है गुलाम वंश की स्थापना किया गया था। ठीक है,
बताइएगा, गुलाम वंश को एक और नाम से जानते हैं, ठीक है, वो कौन सा नाम है वह? तो गुलाम वंश को एक और अन्य नाम से जानते हैं, तो वह कौन सा वंश कहलाएगा? तो वो ममलूक वंश, ठीक है। ममलूक वंश को जो है हम गुलाम वंश के नाम से जानते हैं, ठीक है। बताइएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर। फिर लाहौर को पुनः जो है दिल्ली कौन लाया था? मतलब दिल्ली राजधानी कौन बनाया था दिल्ली सल्तनत में? तो इल्तुतमिश। बताइएगा, गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन होंगे? तो ये भी इल्तुतमिश, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक तो इल्तुतमिश हो जाएगा। गुलामों का गुलाम ये भी इल्तुतमिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाया गया? तो ये सभी जानते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड जो है किसके शासनकाल में बनाया गया? तो ये जो है शेरशाह सूरी के जो है काल में ग्रांड ट्रंक रोड बनाया गया था, ठीक है। और ये जो है ग्रांड ट्रंक शेरशाह सूरी राजमार्ग या सड़क ए आजम मार्ग या बादशाही सड़क मार्ग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ग्रांड ट्रंक रोड को जो है 3 नाम से, शेरशाह सूरी राजमार्ग या सड़क ए आजम मार्ग या बादशाही सड़क मार्ग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत किस गवर्नर जनरल ने कराया था? तो ये जो है ऑकलैंड, ठीक है। कब? 1836 में जो है ग्रांड ट्रंक का मरम्मत ऑकलैंड ने कराया था, ठीक है। ग्रांड ट्रंक रोड को जो है NH1 और NH2 में बांटा गया था, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 40, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? बहुत इजी है, लेकिन बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है। तो कवि कालिदास, बताइएगा आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं या नहीं? ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्षवर्धन। तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप लोग कमेंट में बोलिएगा हाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य होगा इसका आंसर सी, 40 का आंसर सी होगा। ये जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल थे, ठीक है। कालिदास का जो है प्रमुख देखिएगा कौन कौन सी कृति है? तो मेघदूत, ऋतु संहार, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम जैसी पुस्तक कालिदास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो कवि कालिदास जो है चंद्रगुप्त। बताइएगा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? तो हरिसेन ने। और ये प्रयाग प्रशस्ति जो है क्या है? तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है जिसने हरिसेन लिखी है। तो मतलब हरिसेन किसके दरबारी थे? तो समुद्रगुप्त का, ये भी ध्यान रखना है। बताइएगा, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन का, ठीक है। हर्षचरित जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए पहले, उसके बाद 42 देखना है। निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया? तो ये सभी जानते हैं कि 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? तो बिहार से कुंवर सिंह, ठीक है, बिहार से जो है कुंवर सिंह। और बताइएगा दिल्ली से कौन किए थे? तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर किए थे, ठीक है। बताइएगा नाना साहब या टाटिया टोपे कहाँ से किए थे? तो कानपुर से। नाना काना, इस तरह से याद रखना है, नाना का काना कवाड़ना है, ठीक है। तो नाना काना, तो नाना साहब टाटिया टोपे कानपुर से। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से सभी लोग जानते हैं। मौलवी अहमद उल्ला, तो मौलवी जो आ रहा है नाम थोड़ा सा सुनने में लग रहा है कि मौलवी, हाँ, तो फैजाबाद भी नाम उसी से मिलता जुलता है। तो मौलवी अहमद उल्ला जो है फैजाबाद से। खान बहादुर खां, तो ये जो है ब से बहादुर और ब से बरेली, तो खान बहादुर खां कहाँ से? बरेली से। बेगम हजरत महल लखनऊ से, ये सभी जानते हैं। तो ये 3 तो सभी जानते हैं, बहादुर शाह जफर दिल्ली से, नाना साहब जो कानपुर से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से और बेगम हजरत महल अवध या लखनऊ से, ठीक है। लेकिन ये जो है फैजाबाद वाला जो है थोड़ा याद नहीं रहता है। और खान बहादुर खां, तो खान बहादुर बा से बहादुर और बा से बरेली, और मौलवी अहमद उल्ला फैजाबाद से, इसे भी ध्यान रखना है, ठीक है। 42 में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये जो है अर्जेंटाइट, ये सम्मिलित नहीं होगा। अर्जेंटाइट का सूत्र होगा Ag2S, ठीक है, Ag2S होगा। ऑप्शन डी जो है ये सम्मिलित नहीं है, बाकी ये तीनों सम्मिलित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, पीएच पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली गई और यह देखा गया कि पीएच पेपर का रंग नीला हो जाता है। तो तरल नमूना कौन सा है? तो तरल नमूना जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल होगा, ठीक है। 43 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर
44 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा धातु वर्ग विद्युत धनात्मक गुण को बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम। ये जो 44 का आंसर ए होगा, ठीक है। ये जो है विद्युत धनात्मक गुण को बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का चयन करें तो उपधातुएं अर्धचालक की भांति व्यवहार करती है, ये सही है। उपधातुएं जो अर्धचालक की व्यवहार करती है। स्टील एक मिश्र धातु है, हाँ स्टील एक मिश्र धातु है। धातुएं इलेक्ट्रॉनिक चालक होती है, हाँ ये भी सही। तो उपरोक्त में सभी होगा, 45 का आंसर डी, ठीक है। व्यंजक चूर्ण किस प्रकार का लवण है? तो व्यंजक चूर्ण एक मिश्रित लवण है, ठीक है। 46 का आंसर सी। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, डोवेरा राइनर ने प्लेटिनम पर उत्प्रेरक के रूप में पहला प्रक्षेपण किया और तत्वों के समान ट्रिक की खोज की, जिससे तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ, जो है आगे नेक्स्ट पीडीएफ में दिया हुआ है। तो कौन सा है यहाँ कथन सत्य करने के लिए बोल रहा है? तो इसका जो है कथन सत्य करने का, तो इसका आंसर सी दिया हुआ है। दोनों कथन सत्य है। एक तो वो था और JW डोवेराइनर जेना विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान और फार्मेसी के प्रोफेसर थे। तो इसका आंसर दोनों जो है कथन सत्य होगा, सी दिया हुआ है आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ये सभी जानते हैं निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो एक का बी होगा। और बिच्छू वूटी की चूहने वाली रोएं जो है कौन सा अम्ल उसमें पाया जाता है? तो बिच्छू में जो है मेथोनोइक अम्ल, ठीक है। तो बी कर दूँ, एक का बी और 2 का ए। और टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है मिलान कर लीजिएगा, 1 का बी और 2 का ए, 1 का बी और 2 का ए और 3 का सी। आंसर सी होगा, ठीक है। 48 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 ठीक है। और जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट बनता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है हम लोग टूटी हड्डी के चारों ओर आवरण चढ़ाने के लिए, दंत चिकित्सा में, मूर्ति और खिलौने बनाने में और साँचे बनाने में, ठीक है। ये सब में जो है हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? तो ये जो है तिल्ली जो है ये अप्रयुक्त, क्षतिग्रस्त और बिंबाणु को हटाने, इसे जो है स्प्लीन भी कहते हैं या तिल्ली कहते हैं, ठीक है। ये क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, निकाल लीजिएगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, रोक कर बनाकर उसके बाद आंसर लगा दीजिएगा, हम आंसर बता देते हैं, ठीक है। एक नाव बिंदु ए और बिंदु बी तक धारा के अनुकूल यात्रा करने तथा ए और बी के बीच स्थित में एक मध्य बिंदु सी पर वापस आने में 20 घंटे का समय लेती है। तो धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और स्थिर जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ए और बी के बीच दूरी की ज्ञात कीजिए। तो 51 का आंसर हम बता देते हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। 51 का आंसर ए 120 होगा, ठीक है। और निम्नलिखित में सरल कीजिए। तो 52 का आंसर जो है 1/1/19, ठीक है। 1/8/19, इसका भी 52 का भी आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर जो है सी होगा, 60, ठीक है। और उसके बाद 54 क्वेश्चन आप लोग खुद से रोक कर बना लीजिएगा, ठीक है। 54 का आंसर जो है ए होगा, ठीक है। 54 का आंसर ऑप्शन ए 54 ही होगा, ठीक है। 120 क्रमशः 120 मीटर और 150 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो पहली रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी को कितना समय पार करेगी, ठीक है। तो सेकेंड में बताना है, तो ऑप्शन ए 54 होगा, ठीक है।
ये जो है परसेंटेज से क्वेश्चन है, ईजी है। दिव्या ने 1 रुपये में 6 कैंडी खरीदी तो 50% लाभ के प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी कैंडियाँ बेचनी होगी। तो ठीक है, तो 55 का आंसर जो है ए होगा, 4 कैंडियाँ जो है उसे बेचनी पड़ेगी। ऐसा नहीं सभी लोग जो है दिमाग लगाकर 3 ऑप्शन भी लगा देगा, ठीक है। तो उसे 4 कैंडियाँ बेचनी पड़ेगी। 56 जो है 45 मीटर गुने 35 मीटर आयाम के एक आयताकार क्षेत्र बाहर 2.5 मीटर समान चौड़ाई का एक पथ है, तो पथ का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या है। तो 56 का आंसर जो है बी है, 425 होगा, ठीक है। 57 देखिएगा, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 136 है तो सर्वांतर 4 तथा अंतिम पदों का एक n का मान क्या होगा। तो 57 का आंसर ए होगा, ठीक है। 8 58 देखिएगा, इसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो 58 का आंसर जो है ए होगा, -1। देखिएगा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, मतलब ठीक है, कौन आया था, करम भाई। तो सबसे पहले 1917 में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का हुआ था। उसके बाद जो है अहमदाबाद मील हड़ताल, ठीक है। उसके बाद जो है अहमदाबाद मील हड़ताल 1918 को ही किया गया था, और खेरा आंदोलन भी 1918 को ही किया गया था। लेकिन पहले जो है अहमदाबाद मील हड़ताल में गांधी जी भूख हड़ताल किए थे, तो ये जो है पहले होगा 3 और 4, उसके बाद 2 होगा। और रोलेक्ट एक्ट जो है 1919 को, ठीक है। ये जो है तो पहले 3 और 4, 2, 1 होगा, ठीक है। इसका सही क्रम 59 का जो है ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी देखिएगा, 60 का आंसर 60 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो ए और यूम, तो ये जो थे उनकी स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और अध्यक्ष तो WC बनर्जी। लेकिन ये जो है प्रथम यूरोपीय पूछ रहा है, तो यूरोपीय मतलब अंग्रेज कौन थे, तो जॉर्ज यूले, ठीक है। जॉर्ज यूले जो थे ये जो है प्रथम यूरोपीय थे, ठीक है। इसने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता या अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, ठीक है। इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में इनकी अध्यक्षता किए थे जॉर्ज यूले। मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है। तो मंदारिन जो है चीन की है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। और श्रीलंका की सहेली है, इसे भी ध्यान रखना है। तो मंदारिन चीन का होगा, और श्रीलंका का सहेली होगा, और भूटान का वो है जोंगखा होगा, ठीक है। भूटान का जोंगखा और अफगानिस्तान का दरी, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो तन्वी शाह, सभी जानते हैं ग्रैमी जीतने वाली तन्वी शाह, ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला। बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया। तो बिहार में जो है अंतिम बार राष्ट्रपति शासन जो है 7 मार्च 2005 को लगाया गया, और पहली बार जो है कब लगाया गया, तो 29 जून 1968 में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जो कि पहली बार जो 1968 में लगाया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानून गो थे, और 2005 में जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया, इसमें जो है बिहार के राज्यपाल सरदार बूटा सिंह थे, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल 1947 में श्रम मंत्री कौन थे। तो मतलब भारत आज़ाद होने के बाद पहले मंत्रिमंडल में जो है श्रम मंत्री कौन थे। तो श्रम मंत्री कौन होंगे, तो जगजीवन राम, ठीक है। और सरदार बलदेव सिंह जो है ये कौन सी होंगे, रक्षा मंत्री, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, ठीक है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद जो है मतलब ठीक है, सरदार बलदेव सिंह की रक्षा मंत्री, जगजीवन राम ये जो है श्रम मंत्री, और राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे जो शिक्षा मंत्री, और डॉक्टर जॉन मथाई जो है रेलवे एवं परिवहन मंत्री, और RK शशमुगम सेट्टी जो है ये वित्त मंत्री थे, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि या कानून मंत्री थे, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है। तो स्वतंत्र भारत का और आज़ादी से पहले का भी जो है मंत्रिमंडल पूछ देता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ। तो सभी लोग जानते हैं बेलग्रेड 1961 में जो है
1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? तो 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई। द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सेवाएं आएंगे? तो विनिर्माण जो है ये द्वितीय क्षेत्र में, और बाकी बैंकिंग जो है तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, राजकोषीय घाटा क्या होगा? तो प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान जो है राजकोषीय घाटा होगा। उत्पादन का अर्थ क्या है? तो नई वस्तुओं का सृजन करना। ठीक है, ये उत्पादन का अर्थ है। ठीक है, तो ये जो है नई वस्तुओं का सृजन करना नहीं, उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता का सृजन। ठीक है, 69 का आंसर बी होगा। उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता का सृजन करना। ठीक है, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो गुल्लक बच्चा बैंक जो है पटना में है। ठीक है, गुल्लक बच्चा बैंक जो है कहाँ है? तो पटना में। पटना के स्लम बस्ती में जो है इसमें 500 से अधिक बच्चे शामिल हैं। ठीक है, और इसमें जो है 5 से 10 रुपया जमा करते हैं और आकस्मिक समय के दौरान यहाँ से निकालते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है, यह भौगोलिक स्थिति कहाँ है? तो ये भौगोलिक स्थिति क्या है? तो ये जो है ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रेट बैरियर रीफ है, और ये जो है विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान है। ठीक है, लक्षद्वीप हम लोग का जो है मूंगा चट्टान है, परवाल से बनी भित्तियों द्वारा निर्मित है। ठीक है, और मालदीव भी जो है ये परवाल भित्तियों द्वारा निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो है अपने आप में इम्पोर्टेंट है। सेट 20 सेट चलेगा, 20 सेट लगा लेंगे हम लोग 20 दिन में। और बाकी अब सभी जो है अपने अपने नोट्स को रिवाइज कीजिएगा जो इतना दिन से पढ़े हैं। ठीक है, 72 में एक वयस्क इंसान समान रूप से 24 घंटे में लगभग एक से कितना लीटर मूत्र विसर्जित करेगा? तो एक से जो है 1.8 लीटर तक एक वयस्क इंसान एक दिन में मूत्र विसर्जित करेगा। ऑप्शन डी होगा 72 का आंसर डी। निम्न में कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों की दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो टेस्टेरोन। 73 का आंसर ए होगा। व्हिटकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन निम्न में से कौन से समूह शामिल नहीं है? तो कौन से समूह शामिल नहीं है? तो ये जो है प्रोटोजोआ शामिल नहीं होगा। ठीक है, व्हिटकर में जो प्रोटोजोआ शामिल नहीं होगा, बाकी फंगी, प्रोटिस्टा और एमेलिया ये सब शामिल। कौन से उत्तक पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो कौन से उत्तक जो है पौधे को कठोर और दृढ़ बनाएगा? तो अस्क्लेरन काइमा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है। फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है? तो पुंकेसर। ठीक है, डीएनए अणु में थाइमिन बेस 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा निम्न बेस में किससे जुड़ा होता है? तो ये जो है एडानिन से जुड़ा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 78, मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है और फुसफुसीय शिरा की अन्य शिराओं में क्या अंतर है? तो ये जो है फुसफुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। ठीक है, फुसफुसीय शिरा जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। ऑप्शन सी होगा। 79 देखिएगा। एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस जिसका भारतीय स्थानीय नाम क्या है और इसका उपयोग च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है? तो जो है ऑप्शन ए आंवला होगा। ठीक है, एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस का जो है स्थानीय नाम क्या है? तो आंवला है। भारतीय स्थानीय नाम आंवला होगा जिसका उपयोग हम लोग च्यवनप्राश के रूप में किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 80, ये जो है 1 और 2 अपवर्तनांक क्रमशः 1.31, 1.38 और 1.44 है। तो यदि माध्यमों में प्रकाश के चाल V1, V2 और V3 है तो उनके बीच में कौन सा संबंध सही होगा? तो इसका आंसर जो है 80 का डी होगा। ठीक है, इसको जो है कौन से क्रम में सजाना है? तो क्रम में जो है इसका आंसर डी होगा। ठीक है, 81 देखिएगा। 18 मीटर और 30.5 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंभों की शीर्ष एक तार से जुड़े हैं और यदि तार 36-30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई। तो 81 का आंसर जो है इसका भी आंसर ए होगा 25। ठीक है, ये सब निकालिएगा खुद से। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो ये जो है 82 का आंसर डी 64√3 होगा। ठीक है,
एक वर्ग का परिमाप 124 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल जो है इसका आंसर डी होगा, ठीक है, 961 मीटर स्क्वायर, ठीक है। बिंदु P इंटू 7-3 के भुज और कोटि में क्या अंतर है? तो कोटि में क्या अंतर है? तो 10 अंतर है, ठीक है। इसका 10 आंसर डी होगा, 10। एक निश्चित तर्क के अनुसार 11 127 से संबंधित है तो समान तर्क के अनुसार 20 402 से संबंधित है तो 13 किससे संबंधित होगा? तो ठीक है, तो 11 दहें 110 मतलब 11 11 121 और 2 जोड़ा गया, फिर 20 दहें 20 गुने 20 400, ठीक है, और 2 जोड़ा गया। तो उसी तरह 13 गुने 13 और 2 हम लोग जोड़ देंगे। तो 85 का आंसर जो है 100 मतलब स्क्वायर कीजिए या जो है हम गुना मल्टीपल कर दिए, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर प्लस 2 और 20 का स्क्वायर प्लस 2 और 13 का स्क्वायर प्लस 2, तो उसका आंसर 171 होगा, बी। 86 नंबर देखिएगा। ठीक है, इसे जो है प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाता है और गुना और भागा को बदल दिया जाता है। तो आप लोग निकालिएगा इसका आंसर जो है बी होगा, 316, ठीक है। और ये जो है एक वृत्ताकार मेज पर जो है मुख की ओर बैठी हुई है, बाकी सब जो है मतलब एक दूसरे को बैठाते रहना है, मतलब जहाँ आंसर जो है इसका आएगा 87 का आंसर सी आएगा, ठीक है, 2 होगा, ठीक है। तो ये जो है वृत्ताकार मेज पर बैठाना है क्रमवाइज, मतलब जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हमें बैठाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। 88, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो ये सभी लोग जानते हैं कौन सी मिट्टी होगा, जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों द्वारा निर्मित होती है। जलोढ़ मिट्टी नई मिट्टी होती है, ठीक है। 2 सागरों अथवा जलाशय को जोड़ने वाली जलपट्टी को क्या कहते हैं? तो 89 का जो है जल डमरू मध्य कहेंगे, ठीक है। इसका आंसर बी होना चाहिए, ठीक है, बी होगा भी। 2 सागरों अथवा जलाशय को जोड़ने वाली जलपट्टी को जल डमरू मध्य कहते हैं, ठीक है। 90 देखिएगा। कौन से सुमेलित नहीं है? तो अपिक्को आंदोलन पी हेगड़े, ये सही है। और चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, ये भी सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर, ये भी सही। शांत घाटी आंदोलन जो है इसमें बाबा आमटे सुमेलित नहीं होगा और इसका जो है आंसर सुगाथा कुमारी होगा। शांत घाटी आंदोलन के जो है नेतृत्वकर्ता सुगाथा कुमारी होगा। भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त समान शब्द क्या है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून, सभी लोग जानते हैं। महाबोधि कहाँ, महाबोधि मंदिर बोधगया में है, सभी लोग जानते हैं। 1921 में किस भारतीय से नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की थी? तो कौन से स्थापना की थी? 93 का आंसर जो है ए होगा। 1921 में रविन्द्रनाथ ने 20 भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की थी, ठीक है। और ये कहाँ है? तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थापित है, ठीक है। भारत भारती के लेखक, तो ये सभी लोग जानते हैं, मैथिली शरण गुप्त। गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश को कहते हैं हम लोग? तो म्यांमार को कहते हैं, ठीक है। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO ने अपना अध्यक्ष किस देश को घोषित किया है? तो ये जो है भारत को घोषित किया है, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान भारत में जीवाश्म ईंधन की क्षमता कितनी बढ़ी है? तो ये जो है 2.44% बढ़ी है। 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब 14वां है या 13वां है उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाल ही में 30 अप्रैल 2024 को दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के कैमा नौसेना प्रमुख पद पर नियुक्त किए गए। तो ये जो है 26वां जो है नौसेना प्रमुख पद पर नियुक्त किए गए दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये 30 अप्रैल को जो है नियुक्त किया गया। किस देश में दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया जाएगा? तो जापान, ये सभी जानते हैं, करेंट अफेयर्स में हम पढ़ाए थे, उसमें बताए भी थे, ठीक है। तो ये 100 नंबर का जो है टेस्ट था और 100 नंबर में आप लोग कितना अंक लाते हैं टेस्ट लगाकर जो आप लोग कमेंट में कीजिएगा। और ये जो है नवीनतम पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। तो इसी तरह जो है 20 दिन में 20 सेट चलेगा, तो आप लोग रेगुलर सेट लगाइएगा, ठीक है। 20 सेट करना है हमें क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।